नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका ग्रोवर। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम खुलकर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। उन विचारों पर दूसरे लोगों को अपने अलग अलग विचार उन पर भी हो सकते हैं और उस पर चर्चाएं भी कर सकते हैं और चर्चाएं होती भी हैं। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति जब भी कभी सीमा लांघती है तो सवाल उठना तय है, सवाल उठना जायज़ है। इसी पर आधारित है हमारा आज का खास कार्यक्रम फेसबुक विवाद क्यों। फेसबुक बीजेपी विवाद को लेकर शशि थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को खत लिखा है। स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए इस खत में बीजेपी सांसदों ने मांग की है कि थरूर को आईटी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। फेसबुक विवाद पर जारी आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मामले में जारी सियासी गर्मागर्मी में अब निशाने पर हैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर। थरूर के खिलाफ हमले तेज करते हुए अब बीजेपी के 2 सांसदों ने उनकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की है। ये 2 सांसद हैं निशिकांत दुबे और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर थरूर को समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। बिरला को लिखे पत्र में दुबे ने कहा है, विदेशी लहजे के साथ स्पेंसेरियन अंग्रेजी बोलना किसी व्यक्ति को इस बात की छूट नहीं देता कि वो न सिर्फ हमारे महान संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करे, बल्कि हमारे संविधान का भी दुरुपयोग करे। शशि थरूर का अपने पद पर बने रहना और समिति की कार्यवाही को नियंत्रित करना बहुत बेहद अनुचित होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डॉक्टर थरूर को हटने के लिए मनाएं और उसके बाद किसी दूसरे सदस्य को समिति के अध्यक्ष का काम सौंपें। जो पार्लियामेंट का रूल है 283 और उसके साथ 258(3), उसके अंतर्गत जो चेयरमैन के तौर पर शशि थरूर साहब का बिहेवियर है या जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं, उनको जो है ये आईटी कमेटी के चेयरमैन से मैंने कहा है, स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको परसुएट करिए कि वो कमेटी की मीटिंग नहीं लें और उनको चेयरमैन से हटाइए। हम किसी सोशल मीडिया के पक्ष में नहीं खड़े। लोकसभा के अंदर मैंने कहा कि जैसे प्रिंट मीडिया रेगुलेट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेट होती है, उसी तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट करिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब से थरूर इस समिति के अध्यक्ष बने हैं तब से वो इसके कामकाज को गैर पेशेवर तरीके से चला रहे हैं। वहीं पार्टी के ही एक अन्य सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी थरूर के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और आपत्ति जताई कि संसदीय समिति के सदस्यों से चर्चा किए बिना उन्होंने फेसबुक के अधिकारियों को इसकी बैठक में बुलाए जाने की अपनी मंशा सार्वजनिक की। राठौड़ ने कहा, किसे बुलाया जाना है और बैठक की विषय वस्तु क्या होगी, इस बारे में बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकसभा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष का मीडिया में पहले बोलने की तत्परता समिति के सदस्यों के अलावा समिति की कार्यप्रणाली को भी कमजोर करती है। थरूर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख हैं। फेसबुक को लेकर जारी ताज़ा विवाद के मद्देनजर उन्होंने रविवार को कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी मामले की स्थायी समिति इस सोशल मीडिया कंपनी से इस विषय पर जवाब मांगेगी। राठौड़ भी इस समिति के सदस्य हैं। राठौड़ का कहना है कि समिति के सदस्यों के लिए यह मुद्दा नहीं है कि समिति किसे बुलाती है। देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समिति चाहे जिसे बुलाए, लेकिन इससे पहले इस बारे में समिति में चर्चा होनी चाहिए। वहीं शशि थरूर ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर निशिकांत दुबे की शिकायत की है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने 2 सितंबर को इस पूरे मामले में चर्चा के लिए फेसबुक को तलब किया है। फेसबुक के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी 2 सितंबर को प्रस्तावित इस बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा है। बैठक में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और ऑनलाइन सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग पर रोक लगाने संबंधी विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष बल रहेगा। गौरतलब है कि फेसबुक से जुड़ा पूरा विवाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के बाद आरंभ हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि फेसबुक ने बीजेपी के कुछ नेताओं के नफरत वाले कथित बयानों को नजरअंदाज किया।
उधर फेसबुक ने सफाई देते हुए कहा कि उसके मंच पर ऐसे भाषणों और सामग्री पर अंकुश लगाया जाता है जिनसे हिंसा फैलने की आशंका रहती है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसकी ये नीतियां वैश्विक स्तर पर लागू की जाती हैं और इसमें यह नहीं देखा जाता कि यह किस राजनीतिक दल से संबंधित मामला है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज का हमारा ये मुद्दा है, खास कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि फेसबुक विवाद क्यों, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं। अनुज कुमार अग्रवाल हैं, सोशल मीडिया विशेषज्ञ हैं। नमस्कार अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, आपके पास आना चाहेंगे। फेक न्यूज़ की बात होती है, गलत न्यूज़ की बात करते हैं, या ओवरऑल कहें गलत कंटेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के इस कंटेंट को जज करने के, या जो भी लिखा जा रहा है या जो भी दिखाया जा रहा है, ताकि सीधे तौर पर, क्योंकि इसका सीधे तौर पर असर होता है आम आदमी पे, उन लोगों पे जो इससे शायद इंस्टिगेट हो सकते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। तो क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है? देखिए, आज जो सोशल मीडिया है वो मीडिया के बराबर ही प्रभावकारी है। हमारे देश में 30 से 35 करोड़ स्मार्टफोन और ना सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यूज किए जा रहे हैं। और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अब तो जगह जगह और सब जगह इंटरनेट का पेनिट्रेशन, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो गई है। तो आज सोशल मीडिया और मीडिया दोनों ही की जो पहुंच है वो आम आदमी तक लगातार है, और बल्कि मीडिया से भी ज्यादा सोशल मीडिया की पहुंच मैं कहूंगा, क्योंकि मीडिया के कार्यक्रम निश्चित समय अवधि तक लिए आते हैं, जबकि सोशल मीडिया जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, ये तो व्यक्ति के साथ 24 घंटे जुड़े रहते हैं। अब इसमें दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो जो लोग इस पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं उन्हें स्वयं संयम बरतना चाहिए। दूसरा, जो कंपनीज हैं जो इसको चला रही हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को ओन कर रही हैं, उनको निश्चित रूप से और लगातार इनकी जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं आ रहा जिससे समाज में दुर्भावना आए, जिसमें महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जाए, जिसमें राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाएं, या डेमोक्रेसी को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार के कैंपेन चलाए जाएं। तो इसको लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस बनी हुई है, जो धारा 79 आईटी एक्ट 2000 के तहत बनाई गई है, और वो काफी विस्तृत रूप से उसमें लिखा हुआ है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को वो सब क्या करना है जिससे इस प्रकार की जो मिस इंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, या जनता को भड़काने वाली या भरमाने वाली कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति डाल रहा है तो उसे रोका जाए। अब सवाल ये है कि क्या उन गाइडलाइंस का ये कंपनीज पालन कर पा रही हैं? सवाल तो उसमें कुछ तो उनको भी समय सीमा दी गई है, 36 घंटे की समय सीमा दी गई है कि सूचना मिलने के बाद वो हटाएंगे, और कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कंपनीज कई बार जानबूझकर इसको नहीं हटाती हैं, क्योंकि ये सभी कंपनी कॉमर्शियली एक्टिव हैं। ये पैसा कमाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। ये उस तरह की मीडिया नहीं है जो कि बहुत ही, जिसको हम कहें कि अच्छे तरह से काम कर रही है और विदेशों से संचालित हैं। तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में अगर कोई ऐसा वैसा प्रभाव फैल भी रहा है तो शायद ये कानून के दायरे से दूर है। धारा जो 79 है आईटी एक्ट की, वो इन्हें एक प्रकार से छूट भी देती है, इनकी लायबिलिटी को बहुत लिमिटेड कर रखा है कानून में। बट मुझे लगता है कि अगर इस कानून का प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाए, जिसकी पूरी ताकत, पूरी जो है वो पावर भारत सरकार की एजेंसीज के पास है, तो इस प्रकार की समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। हाँ, राजनीतिक पार्टियों को जरूर अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, और उनके जो भी एजेंट्स हैं जिनके थ्रू वो प्रचार प्रसार करते हैं, वो जनता को भ्रामक जानकारी ना दें, ये भी एक प्रकार से जरूरी है। बिल्कुल जी। अनुज जी, आपके पास आएंगे। अब 2 तारीख को जो ये बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है, सभी पक्षों की बात इस पे सुनी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें सोशल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग और साथ ही साथ इसमें महिलाओं की सुरक्षा भी अहम मुद्दे हैं जो डिस्कस होंगे, जो कि
बहुत, क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट लिखे जाते हैं वो एक हाईली चैलेंजिंग, अगर मैं कहूँ, लेवल पर देखे जाते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है इसके पीछे माना जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं, और इसीलिए ये जो मीटिंग है वो शायद उतनी यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि जब जो समिति के सदस्य हैं वो पूरी तरह से कन्विंस ही नहीं है कि ये मीटिंग बुलाई जानी चाहिए या नहीं, तो ये शायद बहुत यूजफुल नहीं होगी। लेकिन जो आपने बात कही कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध एक लगातार उनको शेम करने का, टारगेट करने का, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करने का, ट्रोल करने का, उनको बुलिंग करने का जो एक प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, वो कुछ गैंग्स भी हो सकते हैं, उनके तरह तरह के एफिलिएशंस हो सकते हैं, या समाज में जो दुर्भावना फैलाई जा रही है उस पर प्रभावी रोक लगाया जाना बिल्कुल आवश्यक है, और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास सरकार और उनकी एजेंसीज को करने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के लोगों को होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट होना चाहिए। कानून जो बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडलाइन रूल्स अगर हम देखें तो उसमें बहुत अच्छी तरह से ये बताया गया है, धारा 3B, ग्रासली हार्मफुल, हैरेसिंग, ब्लास्फेमस, डेफेमेटरी, ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक, पेडोफाइल, लेबलस, इन्वेजिव और अदर्स प्राइवेसी, हेटफुल और रेशियली, इथनिकली ऑब्जेक्शनेबल, डिस्पैरेजिंग, रिलेटिंग टू एनकरेजिंग मनी लॉन्ड्रिंग और गैम्बलिंग। तो इस तरह की सारी चीजों को पूरी तरह से सोशल मीडिया पे प्रसारित करना किसी भी व्यक्ति या ग्रुप या गैंग या इन कंपनीज के लिए पूरी तरह से अपराध है, बिल्कुल बैंड है। जी अनुज जी, फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड भी एक गठित किया गया है, इस पर अगर आप रोशनी डालें, जिसका क्लियरली मकसद है प्रोटेक्शन ऑफ द यूजर्स और आल्सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट सोशल प्लेटफॉर्म। देखिए, ये जो ओवरसाइट बोर्ड है जिसमें करीब 12 मेंबर्स हैं, एक तो उसको पूरी तरह से फेसबुक ने गठित नहीं किया है, उसकी घोषणा ज्यादा की है, उसके गठन को लेकर वो कहीं ना कहीं ढीलम ढाल रवैया अपना रहे हैं। दूसरा, ये जो बोर्ड है मुझे लगता है ये इंटरनेशनल चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बनाया गया है, क्योंकि GDPR जो कि यूरोपियन यूनियन काफी वहां पर फेसबुक के खिलाफ बड़े बड़े केसेस $बिलियन के चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के ये बनाया गया है। भारत में अगर हम देखें तो फेसबुक की जो प्रक्रिया है, जो उनकी मॉनिटरिंग है, जिस प्रकार से उनकी सपोर्ट है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को या पब्लिक को, उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि आज भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, सबसे बड़े यूजर्स की संख्या शायद भारत में ही है, और आने वाले समय में जबकि भारत में डिजिटल इंडिया पर लगातार सरकार की ओर से और जनता की ओर से फोकस किया जा रहा है, कोविड में खास तौर पे जबकि लोग निजी रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, उनके लिए भारत के लिए स्पेसिफिक एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और यहाँ पर क्विक रिएक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कई बार लोगों की मैच्योरिटी कम है और भड़काऊ चीजों से लोग जल्दी भड़क जाते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली दंगों की भी बात हुई, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का रोल की जिक्र आता ही रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्विक रिएक्शन इन प्लेटफॉर्म्स को देने की जरूरत है। सरकारी नियमों में 36 घंटे का समय उन्हें दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर वो समय 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जब नुकसान हो जाएगा उसके बाद केवल लीपापोती करने से कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। अनुज जी, आपके पास आऊंगी, वक्त कम है। आज के वक्त में जब हमारी ज़िंदगी डिजिटल हो गई है, हम एक दूसरे से संपर्क डिजिटली ही कर पाते हैं, हम आप डिजिटली ही बात कर पा रहे हैं, स्टूडियोज़ में हम नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में रेगुलराइजेशन ऑफ सोशल मीडिया आज की मांग है। क्या आप इससे सहमत हैं, और इस दिशा में आगे क्या कदम? देखिए, इसकी तो बहुत सख्त आवश्यकता है, और ये आवश्यकता आज नहीं पैदा हुई है, ये हम काफी समय से इस पर जोर देते चले आ रहे हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जब पुट्टासामी प्राइवेसी केस में इस पर निर्णय दिया था कि भारत के अंदर एक डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी का कानून बनाया जाए, अब समस्या ये है कि वो कानून पार्लियामेंट में आया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक
उलटफेर में फंस गया है और उसको सेलेक्ट समिति के पास भेजने की मांग कुछ लोगों ने की और वो चला गया। मुझे लगता है कि उस कानून को अगर उसी समय वहां पास कर दिया जाता तो लोगों की जो निजता है, जो लोगों की जो जानकारी है, लोगों के विरुद्ध जो आज अनर्गल प्रचार सोशल मीडिया पर हो रहा है, उस पर प्रभावी कदम उठाया जा सकता था। अगर उस कानून में कुछ कमियां भी हैं तो उसको बाद में परिवर्तन के लिए अमेंडमेंट वगैरह का जोर लगाया जा सकता है। वो तो पावर हमेशा पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट के पास रहती है। कोई भी कानून बाद में भी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सकता है। कोई भी परमानेंट कानून तो होता नहीं है। लेकिन जब वो कानून है ही नहीं तो अगर लोगों की निजता का हनन हो रहा है, लोगों की जानकारी का हनन हो रहा है, ऐसे जो मीडियम्स हैं वो उनकी निजता का लगातार हनन कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो चूंकि प्रभावी कानून ही नहीं है तो ये समस्या बनी रहेगी। और आज भारत का जो डेटा है वो लगातार विदेशों में जा रहा है। विदेशी कंपनी उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रही है, सोशली एक्सप्लॉइट कर रही है और ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस पर मैं आपको ये भी बताऊं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो कि अब डिफंक्ट हो चुकी है कंपनी, जो कि फेसबुक से डेटा लेती थी, उसके सीईओ ने भी कभी यह दावा किया था कि वो डेमोक्रेसी को, इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं। तो इसके ऊपर एक प्रभावी कानून बनाना और सारी कंपनियों को भारत के कानून के दायरे में लाना और उनके डेटा को लोकली स्टोर करना ताकि वो जो कानून बने उसको प्रभावी रूप से इंप्लीमेंट किया सके। ये डिमांड बहुत समय से है और दोनों पक्षों को, विपक्ष और पक्ष के नेताओं को, पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंट को बिना हिचक के, बिना आपस में अपना लाभ हानि देखते हुए, जनता के लाभ को देखते हुए इसको तुरंत पास करना चाहिए। इसमें डिले करने से जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अनुज कुमार अग्रवाल, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया विशेषज्ञ, संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज के मुद्दे पर आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो हम इस पर क्या लिखते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है और इस पर लिखे हुए पे हम कैसे अमल करते हैं ये हमारी समझ है। अगर हम दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो शायद विवाद हो ही ना। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।